नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर रिस्किंग। आजकल हर इंसान किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी लोन जरूर लेता है। डिजिटल लोन ऐप्स की मौजूदगी ने तो लोन के बाजार को काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन मिनटों में लोन देने वाले ये ऐप्स अक्सर रिकवरी तरीकों के कारण सुर्खियां बटोरते थे। आलम ये था कि लोग इन ऐप्स के ना सिर्फ इनसे डरने लगे, तब आरबीआई ने इन्हें कंट्रोल करने और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और अब इन गाइडलाइंस का असर दिखने भी लगा है। क्या है इन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद मार्केट और कंज्यूमर का हाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि इंसान न चाहने के बावजूद लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए कई बार लोग लोन का सहारा लेते हैं। मौजूदा डिजिटल दौर में इसका फायदा उठाने के लिए इंस्टेंट लोन ऐप्स बाजार में आ गए हैं। ये ऐप्स मिनटों में लोन देने का झांसा देते हैं। जरूरतमंद आदमी इनके झांसे में फंस जाता है। डिजिटल लोन लेने वाले ऐप्स जितनी आसानी से कर्ज देते हैं, उनके जाल से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। रिजर्व बैंक को डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के चलते रिजर्व बैंक ने पिछले साल जनवरी में एक समिति गठित की थी। आरबीआई ने इन ऐप्स के रिकवरी एजेंट से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की। इन गाइडलाइंस को जारी हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन इनका असर लोन मार्केट में दिखने लगा है। सेव देम इंडिया फाउंडेशन के मुताबिक 1 अगस्त से 23 अगस्त तक हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना आने वाली शिकायतों की संख्या घटकर 100 से 200 के बीच रह गई है, जबकि 2022 की शुरुआत में ये संख्या रोजाना 5,500 तक पहुंच गई थी। लोकल सर्कल्स के सर्वे में भी बीते 4 हफ्ते में शिकायतों के 30 से 40% कम होने की बात कही गई है और इसका क्रेडिट पूरी तरह से आरबीआई को जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई नया नियम कायदा बनता है तो शुरुआती दिनों में उसका असर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिन या महीनों के बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई की ये कड़ाई कितने दिनों तक कारगर रहती है। ईटी नाउ स्वदेश। बेशक ये अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये सब उतना ही अच्छा है जितना दिखाई दे रहा है? क्या शिकायतों में कमी वाकई आरबीआई गाइडलाइंस का नतीजा है या वजह कुछ और है? आरबीआई गाइडलाइंस क्या लोन ऐप्स को कस्टमर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने से रोक पाएंगी? अभी भी कंज्यूमर्स को डेटा शेयरिंग अधिकारों की जानकारी कम है और इसे कैसे बढ़ाया जाए? इन सभी सवालों पर हम हमारे पैनलिस्टों से आज बात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं सचिन तुपारिया, फाउंडर चेयरमैन लोकल सर्कल, शैली माहेश्वरी कजारिया, डीएलआई एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर एंड को फाउंडर टेस्टरैक्ट, मधुसूदन एकम्बरम, सीईओ क्रेडिट बी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में, जहां पर हम दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि जो डिजिटल लोन ऐप्स की बात हो रही थी, जो लगातार सुर्खियां बटोर रही थी, उनकी शिकायतों में आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद क्या कमी आई है। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी शैली से, क्योंकि शैली, आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी वो साफ तौर से रेगुलेटेड लोन ऐप्स के लिए थी, और जो शिकायतें हम बढ़ती हुई देख रहे थे या जिनकी तादाद ज़्यादा थी, वो अनरेगुलेटेड ऐप्स की थी, जिन पर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि शिकायतें कम हुई हैं, तो वो किस तरह के लोन ऐप्स हैं? So, you can hear me, right? जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, उसके वजह से जो एनबीएफसी थी, जो इनको अनरेगुलेटेड ऐप्स या रेगुलेटेड ऐप्स, किसी को भी पैसा देने के लिए पहले एक एनबीएफसी लाइसेंस चाहिए लोन देने के लिए। तो वो एनबीएफसी लाइसेंस पे आरबीआई ने काफी कड़ी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स डाल दी है कि अगर कोई भी आपके लाइसेंस को यूज करके लोन दे रहा है, या वो रेगुलेटेड ऐप हो या अनरेगुलेटेड ऐप हो, तो अब एनबीएफसी को अनरेगुलेटेड ऐप या रेगुलेटेड ऐप पे बहुत कंप्लायंस करना पड़ेगा, जो पहले नहीं होता था। तो क्योंकि ये एनबीएफसी ही अनरेगुलेटेड ऐप में कोई इतना डिलिजेंस नहीं करती थी, तो ये डेटा ही नहीं मिलता था कि जो कंप्लेंट्स है वो अनरेगुलेटेड से है कि रेगुलेटेड से है।
तो डेफिनेटली अब अनरेगुलेटेड एप्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, जो एनबीएफसी है वो उनको पैसा ही नहीं देंगी कि वो कस्टमर को आगे दे पाए। इस वजह से अनरेगुलेटेड एप्स का अब इंडिया में काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एप्स बंद हो रहे हैं और केवल कंप्लेंट्स में अनरेगुलेटेड एप्स में एक और जो आरबीआई ने चेंज लाया है कि वो लोग कस्टमर को 300%, 400%, 100% इस टाइप का इंटरेस्ट चार्ज करते थे, अलग अलग तरीके से, कि आपने फी ले लिया, पेनल्टी ले लिया, इंटरेस्ट ना बोल के वो लोग उसको अलग अलग हेडिंग देके चार्ज कर देते थे। अब आरबीआई ने बहुत क्लियरली बोला है कि की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि कस्टमर को आप जो भी चार्ज कर रहे हैं वो एक समरी में आप उनको सामने सामने बताएं, कहीं छुप के ऐसे ना बताएं। इस वजह से तो ये शैली, complaints रजिस्टर्ड कम ऐप तो हो- ये दावा करते ही आए थे कि हम तो ऐसा करते ही नहीं है। जो दिशा निर्देश आरबीआई ने जारी कर रखे थे वो तो कहते थे कि हम तो इसी के मुताबिक कामकाज करते आए हैं। तो ये 300-400% पहले इंटरेस्ट कोई रेट चार्ज करने की regulation- बात तो अनरजिस्टर्ड की हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप तो आप कह रही इंटरेस्ट के रजिस्टर्ड ऐप नाम भी पर ऐसा नहीं, करते थे, वो भी ऐसी धांधली करते थे, वो भी क्या लोगों की मौत के पीछे वजह हैं, जो लोगों ने सुसाइड की है, आत्महत्या की है? वो लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो कम चार्ज कर सकते हैं, रेगुलेटेड हो या अनरेगुलेटेड हो, पर वो फीस के नाम पे बहुत कुछ चार्ज कर देते थे, मधुसूदन जो जी, आपसे customer को जवाब समझ चाहूंगी में इस ही नहीं सवाल आता। का। मधुसूदन जी बोलिए। हाँ, देखिए, पहली बात जो है कि ये तो आप रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट हाँ। ये रेगुलेशन के साथ साथ काफी लोगों का योगदान रहा है ये पूरा एक अनरेगुलेटेड एप्स को क्लीन करने में। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया ने काफी कस्टमर एजुकेशन में काम किया है कि कैसे एक रेगुलेटेड ऐप और अनरेगुलेटेड ऐप में फर्क लेके आए और कैसे उसको परखे। और अपना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, साइबर सेल जो सारे स्टेट्स के हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो जिन्होंने सारे अनरेगुलेटेड कॉल सेंटर्स थे या जो भी अपना एप्स जो एनबीएफसी के साथ या एनबीएफसी के बिना भी काम कर रहे थे। और अभी तो ये भी सुनने में आया है कि थोड़ा बहुत एप्स जो है वो नेपाल में होके वहां से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो रेगुलेशंस आया है ये एक हाइजीन फैक्टर्स और काफी कंट्रोल सिस्टम लेके आती है रेगुलेटेड एप्स के ऊपर। अब रही बात अनरेगुलेटेड एप्स के ऊपर, अनरेगुलेटेड के एप्स के ऊपर ये अपना जो क्षमता है या जो एफर्ट्स है सारे, अब डीएलए यहाँ पे है या फेस बोल के कमिटी है, तो ये कस्टमर एजुकेशन जो करते हैं और पुलिस का भी जो यहाँ पे योगदान रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए अभी भी, और वो होता रहेगा। अब उसमें अभी देखिए ये रेगुलेशंस का कैसे उस पे ऊपर असर पड़ता है। पहले चीज जो शैली जी ने बोला कि अभी एनबीएफसी कोई भी एप्स के साथ, अनरेगुलेटेड एप्स के साथ अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक अगर जो डिसबर्समेंट होता है, पैसा जो बाहर कस्टमर को या ग्राहक को जाता है, उसके लिए वो ऐप को अगर चलाना है तो काफी सारा इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलना चाहिए। एक तो पेमेंट गेटवे का सपोर्ट मिलना चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए उसको। अब जब बैंक अकाउंट से ऐसे लोन्स जाते हैं और वहां पे एनबीएफसी नहीं है, तो बैंक्स को भी पता चलता है कि ये जो अकाउंट से जो लोन चला रहे हैं वो चला नहीं पाएंगे। पेमेंट गेटवेज जो अब जब केवाईसी करते हैं ऐसे एप्स का, तो वो लोग ये पूछते हैं कि आपके पास एनबीएफसी का जो है वो अग्रीमेंट्स है, एनबीएफसी का पार्टनरशिप आपके पास है, तो वहां पे उसका रुकावट आती है। तो ये जो रेगुलेशंस है वो शायद, हालांकि जो अनरेगुलेटेड एप्स जो है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट ना लेके आए, बट जो इकोसिस्टम चाहिए एक ऐप चलाने में, गूगल प्ले चाहिए, एक पेमेंट गेटवे चाहिए, एक बैंकिंग अकाउंट चाहिए, तो वो लोग तो इसका पूरा फॉलो करेंगे इस रेगुलेशंस पे, और वो ये सारे इकोसिस्टम प्लेयर्स ऐसे एप्स को चलाने में काफी दिक्कतें लेके आएंगी। तो उस वजह से काफी सारा एप्स अभी कम हो चुके हैं इंडिया में। 1 साल या 2 साल पहले अगर हम लोग इसका गिनती देखेंगे तो बहुत सारे थे। कोविड से पहले ऑलमोस्ट 1600 एप्स ऐसे थे जो अनरेगुलेटेड थे। अब हम लोग अगर जो भी लेंडिंग एप्स अगर देखेंगे गूगल प्ले के ऊपर, तो वो शायद करीबन 60-80 एप्स ही रह चुके हैं। वो 60-80 में शायद मैक्सिमम तो रेगुलेटेड एप्स है, बट अभी भी हाँ थोड़ा बहुत अनरेगुलेटेड एप्स अभी भी काम कर रहे हैं, बट इसका गिनती बहुत कम हो जाएगा आगे जाके। तो मैं ये सारे इकोसिस्टम प्लेयर्स को, मीडिया को और पुलिस डिपार्टमेंट को और आरबीआई को, सबका इसमें क्षमता है ये पूरा एक सिस्टम को क्लीन करने में
तो मैं उन सबका भागीदारी हूँ। इकोसिस्टम और अकाउंटेबिलिटी, ये दो बहुत अहम चीजें हैं जिनका ध्यान हमें सबसे ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि उपभोक्ताओं की बात हो रही है। सचिन, जो सर्वे आप लगातार करते आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, उसमें नया एंगल क्या है? क्या शिकायतें कम हुई हैं? कम हुई हैं तो किस तरह की शिकायतें कम हुई हैं? तो देखिए कविता जी, इसमें बेसिकली पहले ऐसा था जब हमने ये सर्वे इसको जून के महीने में किया था और आरबीआई को दिया था ये, तो उसमें 14% लोगों ने बोला था कि उन्होंने पिछले 2 साल में उन्होंने या उनके घर में काम करने वालों ने या उनके किसी जानकार जो क्लोजली उनसे एसोसिएटेड है उसने इन एप्स का इस्तेमाल किया पिछले 2 साल। तो वो पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो था वो आपने बताया अपनी इनिशियल ब्रीफिंग में कि 25% से 500% तक इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था। और तीसरा मुद्दा था कि एक्सटॉर्शन हो रहा था, सब तरह का एक्सेस लिया जा रहा था लोगों से, मॉर्फिंग हो रही थी एंड उसकी वजह से सुसाइड्स हो रहे थे और तरह तरह की गलत चीजें हो रही थी। आरबीआई की इस मूव के बाद में 30 से 40% जो है कमी आई है। हालांकि ये डेटा खाली 1 महीने का है। जितनी पहले अगर 100 कंप्लेंट्स आ रही थी तो अभी 50-60 कंप्लेंट्स अभी भी आ रही हैं इसे। और मेरे हिसाब से, जैसा कि शैली जी ने और मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने बताया कि अभी ये इनिशियली ये नई रेगुलेशन आई है, तो आई थिंक काफी एप्स जो अनरेगुलेटेड हैं, जो भारत, जो चाइना से या दूसरी कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे थे और यहाँ पे उनका आई डोंट नो मनी फ्लो कैसे रहता था, क्या वो उसके लिए उनको एनबीएफसी से टाई अप करना भी पड़ता था कि वो डायरेक्टली मनी आ जाता था, कोई इंडिविजुअल के नाम पे रहता था मनी और उसको वो डिसबर्स करते थे कि कोई एंटिटी के नाम पे। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आई थिंक उन्होंने, ऐसा लगता है फीडबैक से लोगों के, कि कुछ एप्स ने एक स्टेप बैक लिया है बेसिकली, और मे बी टेम्पररी शायद ऑपरेशंस अपने सस्पेंड भी कर दिए हों। लेकिन इसमें जो 2-3 चीजें हमको ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि ये खाली एक टेम्पररी फिनोमेना हो। रीजन बीइंग कि आज जो इन एप्स को यूज करके लोन ले रहा है वो आरबीआई की गाइडलाइंस आज की तारीख में तो नहीं पढ़ रहा है। वो ऐसा है कि कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला है जिसको अपने घर में जरूरत है, उसको किसी ने बताया, उसको कहीं से एक लिंक आया और वो इस तरह के लोन्स को अवेल कर रहा है। तो देयरफॉर जो इशू है वो ये है कि इसमें हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पहली आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि सारी एप्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो, वो आई थिंक बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी और तीसरी है कि भाई अपफ्रंट डिस्क्लोजर होना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स का, सारी कॉस्ट्स का। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी तरह का मीडिया और डेटा और फोन लॉग्स एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सटॉर्शन का जरिया है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम कंज्यूमर्स को सेंसिटाइज करें, जहां इन एप्स के टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनको सेंसिटाइज करें, पुलिस को सेंसिटाइज करें, आइडियली ऐसे चैनल्स अवेलेबल कराएं या ऐसे डेटाबेस बनाएं जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, जिसपे कोई भी कंज्यूमर अगर वो चाहे और ढूंढे तो उसको आसानी से मिले वो डेटाबेस। सिमिलरली जो पुलिस वाले हैं, अगर आज एक एसएचओ के पास एक कंप्लेंट जाती है एक टियर 3 टाउन में या टियर 4 टाउन में कि किसी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उनको बड़ी आसानी से ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये 50 एप्स जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं इंस्टेंट लोन्स देने के लिए, इसके अलावा कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब तक वो सेंसिटाइजेशन नहीं होगा मासेस का, कंज्यूमर्स का, पब्लिक का और पुलिस का, और उसके अलावा जब तक हम ये इंश्योर नहीं करेंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो, भाई ये जो अनरेगुलेटेड एप्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के थ्रू तो अवेलेबल हैं नहीं। हाँ। इनके लिंक्स मिलते हैं लोगों को। हाँ। तो आज जब एक कोई ऐप अपने आप को एडवर्टाइज करना चाह रहा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी रेलेवेंट मीडिया पे उस कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए हम ये इस तरह की एडवर्टाइजिंग पे भी रोक लगाएं कि इस तरह के जो लिंक्स हैं या ये 1600 या 2000 की जो लिस्ट है, इस तरह की कोई भी एप्स बियॉन्ड दीज 40 एप्स जो रजिस्टर होंगी या जो आप बोल लीजिए रजिस्टर्ड एप्स हैं, उस डेटाबेस के बियॉन्ड जो भी अनरजिस्टर्ड ऐप है,
अगर वो ऐड देना चाहे लोगों तक पहुंचने के लिए तो उस पर भी किसी तरह की रोक हमें लगानी है। तो ये हैं कुछ चीजें जो मतलब आई थिंक इनिशियल थोड़ा सक्सेस दिख रहा है रेगुलेशन के आने से, बट इसको मैं लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं मानूंगा अभी के लिए एटलीस्ट, और अपना थम्स अप नहीं दूंगा जब तक कि हम इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स देख लेंगे। बहुत ज़रूरी होगा इसको ये देखना कि कितने प्रभावशाली तरीके से ये रोल आउट होता है। शैली, अब गाइडलाइंस आ गई हैं, इसका रोल आउट भी लगभग शुरू हो गया है, जैसा समझाया विस्तार से सचिन ने भी। मुझे ये बताएं, इन गाइडलाइंस के तहत शैली सजा के क्या प्रावधान है, इनका उल्लंघन करने के क्या प्रावधान है? So one thing that the entire पूरे इंडस्ट्री में ये गाइडलाइंस को लेके बहुत चर्चा और चहल पहल है। सारी एनबीएफसीज बहुत ही अलर्ट और विजिलेंट हो गई हैं। सब जिस दिन गाइडलाइन आई उसके 7 दिन तक उस पे हर एनबीएफसी ने स्टेप्स ले लिए हैं। तो ऐसा सिचुएशन आए कि ये गाइडलाइंस वायलेट हो बाय the regulated और unregulated ऐप, ये एनबीएफसीज ऐसा सिचुएशन अलाउ ही नहीं करेंगी, क्योंकि आरबीआई ने ऑडिट्स भी शुरू कर दिया और सारी एनबीएफसीज भी बहुत विजिलेंट हो गई है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिचुएशन अब अराइज होना का चांस कम है, और अगर तो भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो इसका प्रावधान एनबीएफसी को ही पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। जो अभी आरबीआई का जो अभी सिचुएशन है उसमें आरबीआई बोल रही है कि जो एनबीएफसी है, जिसको रेगुलेटेड एंटिटी बोलती है, उनको कंट्रोल करना है, उनपे पूरा ओनस है इसको इम्प्लीमेंट करने का, और वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं जो टॉप एनबीएफसीज है इस चीज को। और एक और चीज जो बोल रहे थे कि पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए कि कौन रेगुलेटेड है कौन रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर यू आर नॉट अवेयर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसके लिए आरबीआई ने बोला है कि अगर आप किसी लेंडिंग पार्टनर से, आप ऐप हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं पिरामल फाइनेंस या आईडीएफसी बैंक या किसी से भी लिंक्ड हूं, तो पिरामल फाइनेंस या आईडीएफसी को अपने वेबसाइट पे मेरा नाम एज अ ऐप डालना होगा। तो ये कंज्यूमर के लिए अच्छा है कि अगर कोई कॉल करके उनको बोल रहा है कि मैं XYZ जगह से आपको लोन दिला दूंगा और मेरा ऐप है, तो वो कस्टमर जाके ऑनलाइन एनबीएफसी के वेबसाइट पे चेक कर सकता है कि ये ऐप में उनका पार्टनर है भी कि नहीं। दिस विल एंश्योर दैट द फ्रॉड्स आर रिड्यूस्ड। ग्राहकों के लिए मधुसूदन जी ये बताएं कि आरबीआई गाइडलाइंस में अब क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की उनकी परेशानी को, दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश की गई है, उन्हें और ताकत दी जा रही है? देखिए, वो पूरा गाइडलाइंस अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा एक कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब एक पूरा ग्राहक को देख के ही वो पूरा गाइडलाइंस बनाई गई है। तो पहले चीज मैं ये बोलूंगा कि पहले जो डेटा कलेक्शन जो हो रहा था उसके ऊपर कोई लिमिट या गाइडलाइंस नहीं था, यानी कि कोई भी ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप को काफी सारा डेटा फोन में जो डेटा रहता है उसका एक्सेस था। तो उसमें क्या हो रहा था, 2 काफी सेंसिटिव डेटा थे जो अपना गैलरी या मीडिया फाइल्स थे, जो फोटोज ग्राहकों का रहता है, उनका रिलेटिव्स का रहता है, उसका एक्सेस ये सारे ऐप्स के पास था। और दूसरा चीज, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो था वो पूरा सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस भी आ जाता था। उसमें काफी सारा इश्यूज हुआ कि वो फोटोज को मॉर्फ करते थे, उनका कॉन्टैक्ट्स को व्हाट्सएप में भेजते थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको थोड़ा बहुत एक्सटॉर्शन के हिसाब से भी यूज करते थे। तो ये सारे जो भी गंदगी हो रही थी ये पूरा इंडस्ट्री में, ये 2 डेटा के ऊपर काफी निर्भर था ये पूरा गंदगी जो भी हो रहा था। और इसके कारण काफी मतलब हमें एक बहुत ही दुखदायक ये भी देखना पड़ा कि काफी सुसाइड्स भी हुए हैं। तो ये जो अभी जो गाइडलाइंस आया है जो एप्स के ऊपर, ये तो रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया गया है कि वो मीडिया फाइल्स और कॉन्टैक्ट्स को कभी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये ऐसे दुर्घटना होने से तो ये पूरा बंदी है, क्योंकि रेगुलेटेड हो अनरेगुलेटेड हो, अगर कोई भी ऐप अगर लेंडिंग एक्टिविटी कर रहा है और अगर जो मतलब ऑफ कोर्स ये गूगल प्ले या जो भी प्ले स्टोर पे रहता है तो वहां पे ये एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात जो है, जो सेकंड चीज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफी कहा गया है इस पूरा गाइडलाइंस में कि ग्राहकों को ये बताया जाए कि उनका प्राइसिंग क्या है, उनका एक की फैक्ट शीट बोल के, KFS बोल के एक टर्मिनोलॉजी और एक गाइडलाइन लेके आए हैं जहां पे सारे इंफॉर्मेशन जो लोन के जुड़े हुए हैं वो एक परसेंटेज बेसिस पे दिखाया जाए।
और जो भी हिडन चार्जेस, उसका भी यहाँ पे कोई ये नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस लगाने का ऑप्शंस नहीं है कोई भी लेंडर या ऐप को, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफी सारा जोर दिया गया है। तीसरी चीज क्या है कि पहले क्या होता था कि एक प्लेटफॉर्म कंपनी रहती थी, एनबीएफसी पीछे रहता था नहीं रहता था, वो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड में काफी डिफरेंस था। तो अभी क्या हो गया है कि सारे ओनर्स जो है, जो एक ऐप को चलाने का, पैसा डिस्बर्स करने का या कम्युनिकेशन करने का कस्टमर से, कि एक बार लोन दिया है तो उसका जो सैंक्शन लेटर से या उनका जो की टर्म्स एंड कंडीशन से, ये सारे कम्युनिकेशन जो है वो एनबीएफसी की तरफ से होना चाहिए, पैसा भी एक एनबीएफसी अकाउंट से जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें क्या कर दिया है कि एक एनबीएफसी का रोल को काफी प्रोमिनेंट कर दिया गया है पूरा गाइडलाइंस में। अब तीसरी चीज है जो कंप्लेंट्स आ रही थी, राइट, तो कंप्लेंट्स में भी अभी एक एसएलए डिजाइन कर दिया गया है कि कोई भी कस्टमर अपना अगर इश्यूज को अगर एनबीएफसी को अगर पहुंचाते हैं, अगर वो 30 दिन में अगर उसका सोल्यूशंस नहीं निकलता है, तो उनको ये ऑप्शन है कि ओम्बड्समैन जो आरबीआई का जो ओम्बड्समैन पोर्टल है, वहां पे जाके वो उनका इश्यूज लिख सकते हैं, या अगर उससे भी अगर बढ़कर कुछ इश्यू अगर बहुत ही इमरजेंसी में हो रहा है, तो वो करीबन एक साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में जाके वो लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा सब इश्यूज हो रहा है। तो देखिए, पूरा अगर मैं गाइडलाइंस को देखूं तो एक कस्टमर सेंट्रिक किया गया है, और ये बहुत अच्छी है पूरा इंडस्ट्री को। बिल्कुल, लेकिन ये सब चीज़ें तब ज़्यादा प्रभावशाली होंगी सचिन, जब एज एन इंडस्ट्री भी थोड़ा सा हल्ला किया जाए, थोड़ा समझाया जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाया जाए। क्या क्या कदम यहाँ पर इंडस्ट्री होने के तौर पर डिजिटल लेंडर्स को उठाने चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके ग्राहक वो ना सिर्फ जागरूक हो, बल्कि किस तरह से सबसे बेस्ट तरीके से इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाए, कैसे सबसे बेस्ट तरीके से लोन लिया जाए और अपनी सेवा इनको दी जाए। अवेयरनेस की कमी है, जो कि कहीं ना कहीं इसका ओनर्स भी इस पूरी एसोसिएशन पर आता है, इन तमाम ऐप्स पर आता है। तो कैसे इंश्योर करें कि यहाँ पे जागरूकता बढ़े? कविता, देखिए, इसमें मेरे हिसाब से मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन करेंगी ये सारी गाइडलाइंस का सक्सेस, और जो लेजिटिमेट एप्स हैं उनको अपनी सर्विसेज इतनी अट्रैक्टिव और इतनी फार रीचिंग बनानी पड़ेंगी, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर लेजिटिमेट सर्विसेज उतनी ही अट्रैक्टिव हैं जितनी की इलेजिटिमेट हैं, और उतनी ही आसानी से मिल जाती हैं जितना कि इलेजिटिमेट, तो कंज्यूमर इलेजिटिमेट सर्विसेज की तरफ जाएगा ही नहीं। तो जरूरत है कि भाई जो 40, 50, 100 लेजिटिमेट एप्स हैं, भले ही वो बड़े कंपनीज की हों, छोटी स्टार्टअप एप्स हों, बट सारे रूल्स फॉलो कर रहे हों, तो जो लेजिटिमेट एप्स हैं अगर वो अपनी ऑफरिंग्स और सर्विसेज को रोबस्ट और फार रीचिंग बनाएंगी, तो फिर मेरे हिसाब से जो मार्केट फोर्सेस हैं दे विल प्ले। और उसमें जो फिर इलेजिटिमेट कोई अगर चाइना से ऐप चला रहा है और वहां से फंड्स लाके किसी इंडिविजुअल के नाम पे और उन फंड्स को यहाँ डिस्बर्स कर रहा है और ये सारी चीजें आउट ऑफ द सिस्टम कर रहा है, वेदर मीडिया, भाई अगर आपके पास एक लिंक आ गया बाहर से और उस लिंक को डाउनलोड करने के बाद आपके फोन से क्या क्या डेटा निकाला जा रहा है, वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी के पास। सही बात है। तो ये इलीगल एक्टिविटी है, अगर उसको हमें स्टॉप करना है तो मेरे हिसाब से जो लीगल एक्टिविटीज लेजिटिमेट एप्स हैं उनकी ऑफरिंग इतनी अच्छी करी जाए, ऑफ कोर्स फॉलोइंग ऑल द आरबीआई गाइडलाइंस एंड रूल्स, कि कंज्यूमर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हीं की तरफ जाए, उसको उन इलेजिटिमेट एप्स की तरफ जाने की जरूरत न पड़े। तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का, और उसमें जब इनकी ऑफरिंग अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत जल्दी फैलता है इंडिया में इन दीज डेज ऑफ व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, तो वो बात फैलेगी। बिल्कुल। शैली, मेरे ख्याल से आप सचिन की बात से इत्तेफाक रखती हैं, सहमत होंगी? यस, एब्सोल्युटली। और एक और चीज, जैसे आपने बोला कि इंडस्ट्री को हल्ला करना होगा, एसोसिएशंस को, तो डीएलएआई एज हम फिनटेक का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, तो हम लोगों ने गाइडलाइंस निकाली कि आरबीआई गाइडलाइंस के पहले भी हमारी आरबीआई से चर्चा हुई थी, और उसके पहले हम लोग ने स्टेप्स ले लिए थे कि जो कंपनीज डीएलआई में हैं वो सारी गाइडलाइंस जो आरबीआई बोलती है उससे कंप्लायंट है कि नहीं। और इसके चलते कुछ मेंबर्स थे जिनको हमने बोला कि अब वो मेंबरशिप नहीं भी रख सकते हैं। तो अगर अब कोई डीएलआई का मेंबर है
तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हैं जो आरबीआई कंप्लायंट है। तो अगर आप डीएलआई के मेंबर है तो ये भी एक फिल्टर रहेगा कस्टमर के पास कि अगर वो डीएलआई के मेंबर है मतलब वो एक दे आर एक डिलिजेंस हो चुका है उनपे और वो ट्रस्टेड पार्टी है। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिवली ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि जो अनरेगुलेटेड और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं फॉलो करते हैं उनको डिसइंसेंटिव रहेगा और वो क्लियरली उनको क्लियरली एक मार्क किया जाएगा कि आप पार्ट नहीं बन सकते। तो आई थिंक बहुत अवेयरनेस आ रहा है एनबीएफसीज और इन सब में। और आप समझिए कि सब लोग जो फिनटेक कम्युनिटी है उनका अल्टीमेट एम है कि फंड रेज उनका जब फंड रेज करेंगे तभी तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। सही बात अब आरबीआई ने इतना क्लियर इंसेंटिव क्रिएट कर दिया है कि अगर आप अनरेगुलेटेड वे में बिजनेस करते हैं तो अंत में आप क्या पाएंगे? आप फंडिंग भी नहीं पाएंगे। तो कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा ये अनरेगुलेटेड एप्स अनलेस सम चाइनीज और सम वेरी वियर्ड किसी का कोई ऑब्जेक्टिव हो तो अलग बात है। बाकी अनरेगुलेटेड काम करने का अभी इंडिया में कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा है किसी फाउंडर के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आरबीआई ने कड़े कदम उठाए, अपनी तरफ से हितों की सुरक्षा करने की कोशिश की, ग्राहकों की, इंडस्ट्री एसोसिएशन, मार्केट फोर्सेस अपनी तरफ से जो है वो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर ग्राहकों, उपभोक्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस भी ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं सावधानी से करें, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।